तो भाई लोग मैं वापस आ गया हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पे हम बात करेंगे आज हुई मंडे नाइट रॉ के बाद की कुछ अपडेट की। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि रेसलमेनिया 38 कितना बड़ा इवेंट बन गया। और हम बात करेंगे इसके अलावा क्रिस जेरिको और ब्रॉक लेसनर कैसे बैक स्टेज आमने सामने आ गए और एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए थे। और मैं आपको बताऊंगा WWE का एक सीक्रेट रूल। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहली स्टोरी है वो जुड़ी है डॉल्फ जिगलर से, जिन्होंने मेन इवेंट के दौरान अपना रिटर्न किया और एंडिंग मोमेंट में मैच के ऑस्टिन थ्योरी को मैच भी हरवा दिया और उनपे अटैक भी कर दिया। और इस पूरी सिचुएशन के बाद फैंस और एनालिस्ट ये अंदाजा लगा रहे थे कि क्या डॉल्फ जिगलर का फेस टर्न हो गया है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि डॉल्फ जिगलर क्या हम ऑस्टिन थ्योरी के मनी इन द बैंक के ब्रीफ केस के पीछे जाएंगे। और अगर मैं फेस टर्न की बात करूं तो ये बात चल रही है कि डॉल्फ जिगलर का फेस टर्न हो गया। मैं कंफर्मेशन तो नहीं कह सकता, पर काफी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका फेस टर्न हो चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि डॉल्फ जिगलर ऑस्टिन थ्योरी के मनी इन द बैंक ब्रीफ केस के पीछे ही जाएंगे। और इसके पीछे का जो मेन कारण जो हमें सोर्सेज से पता चला है वो ये है कि WWE ग्रो करना चाहती है ऑस्टिन थ्योरी को, और इसके लिए उनको एक बढ़िया अपोनेंट चाहिए था, और वो निकले हमारे डॉल्फ जिगलर। यानी आप इसे डॉल्फ जिगलर का बलि का बकरा बनने जैसा ही कह सकते हो। अब देखते हैं कि आने वाले एपिसोड्स में डॉल्फ जिगलर क्या करते हैं ऑस्टिन थ्योरी के साथ या उनके ब्रीफ केस के साथ। और मैं आपको बता दूं कि डॉल्फ जिगलर पहले मनी इन द बैंक ब्रीफ केस को जीत भी चुके हैं और सक्सेसफुली कैश इन भी कर चुके हैं अल्बर्टो डेल रियो पे। और क्या डॉल्फ जिगलर ऑस्टिन थ्योरी से मनी इन द बैंक ब्रीफ केस जीत सकते हैं, ये थोड़ा देखने वाली बात हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम दी अंडरटेकर की, जिनकी हॉल ऑफ फेम स्पीच सुनने के बाद उनकी मदर उनसे नाराज हो गई। तो 30 साल के लंबे करियर के बाद WWE ने अंडरटेकर को इस साल हॉल ऑफ फेम में डाला और उनको इंडक्ट किया खुद विंस मैकमैन ने। और हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने के बाद अंडरटेकर ने एक बहुत ही इमोशनल स्पीच दी थी, जिसे सुन के उनकी मदर बहुत ही ज्यादा नाराज हो गई थी उनसे। तो अंडरटेकर ने खुद इस बारे में बताया कि जब मैं हॉल ऑफ फेम की स्पीच देके बैक स्टेज गया तब मुझे मेरी मदर मिली, और वहाँ पे मेरी मदर मुझसे बहुत ज्यादा नाराज थी मेरी स्पीच को लेकर। और उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने तो अपने डैड को एक संत बता दिया, लेकिन मुझे ऐसा बता दिया जैसे मैं घर में लड़ती हूँ झगड़ती हूँ। और जिसके बाद अंडरटेकर ने अपनी मदर से कहा कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा था, और मुझे ये सब कहने में बहुत मजा भी आ रहा था। और मुझे ये स्टोरी बहुत ही स्वीट टाइप की लगी, इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, देखता हूँ आपका रिस्पॉन्स कैसा आएगा। और WWE ने अंडरटेकर का कैरेक्टर ही इतना सॉलिड रखा हुआ था कि बच्चे भी डर जाते थे अंडरटेकर से आज से 10 साल पहले। और आजकल हम खबर सुनते हैं कि अंडरटेकर अपने डैड को लेकर बड़े इमोशनल है, अपनी मॉम को लेकर बड़े इमोशनल है। तो आप खुद से देख सकते हो कि कैरेक्टर वाइज WWE ने अंडरटेकर को कितना खतरनाक बना रखा था, कितना खौफजदा बना रखा था। और रियल लाइफ में अंडरटेकर बहुत ही इमोशनल बंदे हैं। और अब हम बात करते हैं WWE के एक सीक्रेट रूल के बारे में। तो रॉ के दौरान एक टैग टीम मैच चल रहा था, मिज और चैंपा वर्सेस एजिकल और एजे स्टाइल्स का। और मैच के दौरान एजे स्टाइल्स ने अपना सबमिशन लगा रखा था मिज को, और चैंपा एजे स्टाइल्स पे अटैक कर देते हैं। तो लगातार अटैक करने के बाद रेफरी ने इस मैच को डिस्क्वालिफिकेशन के साथ एंड कर दिया। और सीक्रेट रूल ये है कि जो बाहर का आदमी है, जो इलीगल मैन है, वो अपने पार्टनर यानी लीगल मैन को एक से ज्यादा बार नहीं बचा सकता। WWE एक बार तो उसे अलाउ कर देगी, लेकिन सेकंड टाइम में मैच डिस्क्वालिफिकेशन के साथ एंड हो जाएगा। और ये इसीलिए किया जाता है ताकि इलीगल मैन जो दूसरी तरफ वाला लीगल मैन है उस पर अटैक ना करे, क्योंकि वो अपने पार्टनर पे तो अटैक करेगा नहीं। और इस रूल के ना होने से कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि एक तरफ 2 आदमी हो जाते हैं और एक तरफ एक ही आदमी रह जाता है, और 2 on 1 की सिचुएशन बन जाती है, और 2 आदमी एक आदमी पर भारी पड़ जाते हैं। और WWE ने इस रूल को थोड़ा सीक्रेट रखा हुआ है, क्योंकि अगर वो ओपन करेंगे तो कई बार ऐसी स्टोरी लाइन बनती है जिसमें इलीगल मैन को लीगल मैन पे अटैक करना पड़ता है। और इस ओपन रूल की वजह से कई बार WWE को फिर क्रिटिसाइज होना पड़ेगा, स्टोरी लाइन की वजह से भी क्रिटिसाइज होना पड़ेगा। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि पूरा मामला क्या है, और आप मुझे बताना कमेंट्स में कि आपका क्या विचार है इस मुद्दे के बारे में। अगली स्टोरी जुड़ी है क्रिस जेरिको से, जिनका कन्फ्रंटेशन हो गया ब्रॉक लेसनर के साथ, यानी वो आमने सामने आ गए बैक स्टेज, और ऑलमोस्ट उनकी फाइट होने ही वाली थी या उनके बीच झड़प होने ही वाली थी, बिल्कुल इतना क्लोज था मामला। तो अब मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। तो 2016 में समर स्लैम में रैंडी ओटन वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच चल रहा था, और एंडिंग मोमेंट में ब्रॉक लेसनर ने अपनी कोहनी का इस्तेमाल करके रैंडी ओटन की मतलब लाइक कान के पास की पूरी वो नस फाड़ दी थी, या कह लो पूरा मस्किन फाड़ दी थी, जिसकी वजह से उनका खून निकल रहा था। और जिसके बाद ब्रॉक लेसनर को विनर घोषित कर दिया गया और रैंडी ओटन खून की हालत में पड़े हुए थे। और इसी मुद्दे पर एक पॉडकास्ट के दौरान क्रिस जेरिको ने पूरा इंसिडेंट बताया जहाँ पे ब्रॉक लेसनर के साथ उनका कन्फ्रंटेशन हुआ था। तो क्रिस जेरिको ने बताया कि मैं गोरिल्ला पोजीशन पे खड़ा हुआ था और ब्रॉक लेसनर वापस आए अपने मैच के बाद, और मैं बहुत ही गुस्सा था इस पूरे इंसिडेंट को देख के, और ब्रॉक लेसनर मुझे देख रहा था कि मैं गुस्सा हूँ। और जिसके बाद ब्रॉक लेसनर मेरे सामने आ गया और मुझे चैलेंज करने लगा, और जिसके बाद मामला काफी सीरियस हो गया था। और जिसके बाद मेरा मूड बिल्कुल खराब हो गया था, और मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं इस बंदे को छोड़ूंगा नहीं, भले जितना भी बड़ा हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, और अगर वो गलत है तो मैं मरते दम तक उससे फाइट करूंगा, उससे लड़ूंगा। और जिसमें मेरा बिलीव है उस बात के लिए मैं मरते दम तक भी लड़ूंगा। और मुझे अच्छे से याद है कि मैं और ब्रॉक लेसनर आमने सामने आ गए थे, नोज टू नोज आ गए थे उस दिन। और उस दिन ब्रॉक लेसनर ने बहुत ही अभद्र शब्दों का यूज किया था मेरे लिए। भाई कमाल ही हो गया था फिर तो उस दिन बैक स्टेज। अगर ऐसी कोई वीडियो लीक हो जाए तो कितना मजा आएगा सोचो देखने में, क्योंकि आमतौर पर हम WWE में स्क्रिप्टेड चीजें देखते हैं, लेकिन ये बिल्कुल रियल होता मामला। और मैं आपको बता दूं कि बीच बचाव करने के लिए वहाँ पे विंस मैकमैन और ट्रिपल एच भी थे, तो ज्यादा मामला बड़ा नहीं, लेकिन ये बिल्कुल रियल कन्फ्रंटेशन बैक स्टेज हुआ था क्रिस जेरिको और ब्रॉक लेसनर के बीच। अब आप लोग मुझे बताओ कि आपके क्या थॉट्स हैं इस मामले को लेके, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। और अब मैं आपको बताता हूँ कि रेसलमेनिया 38 कैसे WWE के लिए मालामाल हो गई, साथ ही साथ उस रीजन के लिए भी मालामाल हो गई जहाँ पे रेसलमेनिया हुई थी। तो रेसलमेनिया 38 हुई थी डैलस आर्लिंगटन टेक्सास में, और रेसलमेनिया 38 के दौरान $205 मिलियन की इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई इन सिटीज में जहाँ पे रेसलमेनिया हो रही थी। और सीधी भाषा में आपको मैं ऐसे
समझाता हूँ कि बाहर से लोग अलग अलग स्टेट से, यूएस की अलग अलग स्टेट से भी कुछ लोग देखने आए होंगे रेसलमेनिया, या फिर बाहर फॉरेन से भी कुछ लोग देखने आए होंगे रेसलमेनिया। और उस दौरान उन लोगों ने वहां पे जाके कुछ ना कुछ खर्चा किया होगा, कुछ ना कुछ खरीदा होगा, कहीं ना कहीं घूमने गए होंगे, कोई मूवी देखी होगी, रेसलमेनिया का शो देखा होगा, और उनके द्वारा जो पैसे खर्चे गए उसी का हिसाब किताब बताते हुए खुद WWE ने अपनी वेबसाइट पे ये चीजें अनाउंस की। और ये जो 205 मिलियन का आंकड़ा है, ये पहली बार छुआ है किसी भी रेसलमेनिया इवेंट ने। इससे पहले कभी भी 205 मिलियन या 200 मिलियन का भी आंकड़ा कभी नहीं छुआ गया था रेसलमेनिया के द्वारा। और WWE ने एक और आंकड़ा बताया स्टेटमेंट के दौरान कि पिछले 12 साल में जितनी भी रेसलमेनिया हुई हैं, और उसमें WWE ने $1 बिलियन की इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट किया है। और इसके अलावा $24.8 मिलियन तो खाली टैक्स दिया गया है लोगों के द्वारा, जो कि लोकल, सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज को गया है। और इसके अलावा 67% लोग थे जो लोकल के नहीं थे, जो डैलस के नहीं थे और बाहर से आए थे। और इसके अलावा 53 कंट्रीज से भी लोग रेसलमेनिया को देखने आए थे, और उनकी जो टोटल अटेंडेंस थी वो थी 1,56,000। और इस सारे आंकड़ों से आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा इवेंट था रेसलमेनिया 38। और इस पूरी रिपोर्ट की, जो कि WWE ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे रिलीज करी है, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, आप पढ़ सकते हो जाके। और ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।